नमस्कार दोस्तों, NISM सीरीज YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम NISM सीरीज 21A के चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटीज मार्केट से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बार बार आते हैं। वैसे ये 20 क्वेश्चंस तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चंस चाहिए होंगे ना? हाँ बिल्कुल, इसलिए NISMseries.com पे जाओ। वहाँ हर चैप्टर के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं, अनलिमिटेड टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हो। इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है NISM सीरीज एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए। चलो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए, टू प्रिंट मनी फॉर द गवर्नमेंट, ऑप्शन बी, टू एनेबल द फ्लो ऑफ कैपिटल फ्रॉम हाउसहोल्ड्स टू बिजनेसेस, ऑप्शन सी, टू एलिमिनेट ऑल फाइनेंशियल रिस्क्स, या फिर ऑप्शन डी, टू रेगुलेट बैंक्स। इसका मतलब है कि सिक्योरिटीज मार्केट का मुख्य काम क्या है? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, टू एनेबल द फ्लो ऑफ कैपिटल फ्रॉम हाउसहोल्ड्स टू बिजनेसेस। देखो, मार्केट का असली काम ना आम लोगों की सेविंग्स को बिजनेसेस तक पहुंचाना है। राइट, मतलब एक ब्रिज की तरह। एग्जैक्टली। ऑप्शन ए गलत है क्योंकि पैसे छापना तो RBI का काम है। ऑप्शन सी इसलिए गलत है क्योंकि रिस्क कभी जीरो मतलब पूरी तरह एलिमिनेट नहीं हो सकता मार्केट में। और ऑप्शन डी, वेल, बैंक्स को रेगुलेट करना भी RBI करता है, सिक्योरिटीज मार्केट नहीं। क्लियर है ना? हाँ बिल्कुल। क्वेश्चन 2 देखते हैं। Which act defines the term securities in the Indian financial market context? Option A, the Companies Act 2013. Option B, the SEBI Act 1992. Option C, the Securities Contracts Regulation Act 1956. या ऑप्शन डी, the RBI Act 1934. इसका मतलब है कि किस कानून में सिक्योरिटीज शब्द की लीगल डेफिनेशन दी गई है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956। अच्छा, मुझे तो लगा सेबी एक्ट होगा। और यहीं पर स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में। लोग सेबी या कंपनीज एक्ट कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है मार्केट मतलब सेबी। पर याद रखना, डेफिनेशन स्ट्रिक्टली सेक्शन 2H SCRA 1956 में ही है। कंपनीज एक्ट कंपनीज के लिए है और सेबी एक्ट तो रेगुलेटर को पावर देता है। क्लियर है ना? समझ आ गया। एग्जाम के लिए SCRA 1956 याद रखना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन 3, which market segment is used by issuers for raising fresh capital from investors? Option A, secondary market, option B, primary market, option C, money market, या option D, commodity market. इसका मतलब है कि जब कंपनी को नया पैसा रेज करना हो तो वो कहाँ जाती है? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्राइमरी मार्केट। जब भी फ्रेश कैपिटल या नए फंड की बात आए ना, तो वो हमेशा प्राइमरी मार्केट होता है। मतलब सेकेंडरी मार्केट में नया पैसा नहीं आता? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन ए यानी सेकेंडरी मार्केट में तो बस पुराने शेयर्स आपस में ट्रेड होते हैं, उससे कंपनी के अकाउंट में नया पैसा नहीं मिलता। ऑप्शन सी और डी गलत हैं क्योंकि मनी मार्केट शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए होता है और कमोडिटी मार्केट गोल्ड सिल्वर जैसी चीजों के लिए। तो फ्रेश कैपिटल मतलब सीधा प्राइमरी मार्केट। क्लियर है ना? हाँ बिल्कुल क्लियर। क्वेश्चन 4, द फर्स्ट सेल ऑफ अ कॉर्पोरेट्स कॉमन शेयर्स टू इन्वेस्टर्स एट लार्ज is known as option A, rights issue, option B, private placement, option C, further public offer, या option D, initial public offer. इसका मतलब है कि जब कंपनी जिंदगी में पहली बार पब्लिक को शेयर बेचती है तो उसे क्या कहते हैं? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, इनिशियल पब्लिक ऑफर या IPO। ये टर्म तो न्यूज में बहुत आता है। हाँ, पर एग्जाम में लोग फर्स्ट सेल देखकर कंफ्यूज हो सकते हैं। इनिशियल का मतलब ही पहला होता है ना। ऑप्शन सी यानी FPO तो बाद में आता है ना। राइट। और ऑप्शन ए और बी यानी राइट्स या प्राइवेट प्लेसमेंट तो जनरल पब्लिक एट लार्ज के लिए होते ही नहीं है, उनमें लिमिटेड लोग होते हैं। इसलिए IPO करेक्ट है। क्लियर है ना? अच्छा, समझ आ गया। पहली बार मतलब IPO। क्वेश्चन 5, इफ एन ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी मेक्स अ फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटीज टू द पब्लिक, इट इज कॉल्ड ऑप्शन ए, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ऑप्शन बी, फर्दर पब्लिक ऑफर, ऑप्शन सी, बोनस इशू, या ऑप्शन डी, ऑफर फॉर सेल। इसका मतलब है कि एक लिस्टेड कंपनी अगर वापस पब्लिक से फ्रेश पैसा मांगे तो वो क्या है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सही है, फर्दर पब्लिक ऑफर या FPO। क्योंकि देखो, IPO तो एक ही बार हो सकता है। हाँ, इनिशियल तो एक ही बार होगा। एकदम सही। अगर ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी दोबारा पब्लिक इशू ला रही है तो वो FPO कहलाएगा। ऑप्शन सी, बोनस इशू में नया पैसा नहीं आता क्योंकि वो फ्री रिजर्व से बनता है। और OFS? ऑप्शन डी यानी OFS में प्रोमोटर्स अपने पुराने शेयर बेचते हैं, कंपनी फ्रेश शेयर्स इशू नहीं करती, इसलिए FPO इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? हाँ क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6, व्हाट कैरेक्टराइजेज अ राइट्स इशू? ऑप्शन ए, शेयर्स आर ऑफर्ड टू द जनरल पब्लिक, ऑप्शन बी, शेयर्स आर ऑफर्ड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन प्रोपोर्शन टू देयर होल्डिंग्स, ऑप्शन सी, शेयर्स आर गिवन एज अ फ्री गिफ्ट, या ऑप्शन डी, शेयर्स आर इशूड ओनली टू एम्प्लॉयज।
इसका मतलब है कि राइट्स इशू की मेन खासियत क्या है? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, शेयर्स आर ऑफर्ड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन प्रोपोर्शन टू देयर होल्डिंग्स। तो मतलब बाहर वालों को कुछ नहीं मिलता इसमें? बिल्कुल नहीं। राइट का मतलब ही अधिकार है। ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिनके पास ऑलरेडी कंपनी के शेयर्स हैं। ऑप्शन ए गलत है क्योंकि ये पब्लिक इशू नहीं है। ऑप्शन सी गलत है क्योंकि राइट शेयर्स फ्री नहीं होते, उनके लिए पैसा देना पड़ता है। हाँ, थोड़े डिस्काउंट पे मिलते हैं। ओ, फ्री नहीं होते, गॉट इट। और ऑप्शन डी इसलिए गलत है क्योंकि एम्प्लॉइज के लिए ईज ऑफ होता है, राइट्स इशू नहीं। क्लियर है ना? इंटरेस्टिंग। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 7A, प्राइवेट प्लेसमेंट इज एन ऑफर टू सब्सक्राइब टू सिक्योरिटीज मेड टू लेस देन हाउ मेनी पर्सन्स? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 200 या ऑप्शन डी 500। इसका मतलब है कि प्राइवेट प्लेसमेंट में मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, 200। इसमें लोग काफी गलती करते हैं ना? बहुत ज्यादा। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से लिमिट स्ट्रिक्टली 200 पर्सन्स की है एक फाइनेंशियल ईयर में। लोग पुराने रूल्स या किसी और सेक्शन से कंफ्यूज होकर 50 या 500 टिक कर देते हैं। तो अगर 200 से एक भी ज्यादा हो गया तो? अगर 201 लोग भी हो गए तो लॉ के हिसाब से वो पब्लिक इशू बन जाएगा और सारे स्ट्रिक्ट आईपीओ रूल्स लग जाएंगे। इसलिए 200 की लिमिट रिजिड है। क्लियर है ना? समझ आ गया। 200 is the limit. Next, question 8. Which of the following is true regarding a bonus issue? Option A, it requires a cash payment from shareholders. Option B, it is issued out of the company's free reserves. Option C, it increases the cash balance of the company. या option D, it is a type of debt instrument. इसका मतलब है कि बोनस इशू के बारे में सच क्या है? क्या सच में शेयर धारकों को इसके लिए पैसे नहीं देने पड़ते? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सही है। इट इज इशूड आउट ऑफ द कंपनीज फ्री रिजर्व्स। अच्छा, तो मतलब सच में उन्हें कैश नहीं देना पड़ता? हाँ, शेयर होल्डर से कोई कैश नहीं लिया जाता, इसलिए ऑप्शन ए गलत है। पर ध्यान रखना, ये बिल्कुल हवा से फ्री में नहीं आते। कंपनी अपने खुद के फ्री रिजर्व्स, यानी जो पुराना बचा हुआ मुनाफा था, उसी को शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करती है। राइट, कंपनी के ही पैसे यूज हो रहे हैं। एग्जैक्टली। और क्योंकि बाहर से नया कैश नहीं आ रहा, तो ऑप्शन सी भी गलत है। कैश बैलेंस नहीं बढ़ता और ये इक्विटी शेयर्स होते हैं, डेट नहीं, तो ऑप्शन डी भी गलत है। क्लियर है ना? बिल्कुल। फ्री रिजर्व से इश्यू होता है। क्वेश्चन 9, इन एन ऑफर फॉर सेल या OFS, वेयर डू द प्रोसीड्स ऑफ द इशू गो? ऑप्शन ए, to fund the company's new projects. Option B, to the government as tax. Option C, to the offerers, meaning existing shareholders or promoters. या Option D, to the stock exchange. इसका मतलब है कि OFS से आने वाला पैसा आखिर किसकी जेब में जाता है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सही है, टू दी ऑफरर्स, यानी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स या प्रोमोटर्स। तो कंपनी को कुछ नहीं मिलता? बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। OFS में कंपनी नए शेयर इशू नहीं कर रही होती। जो प्रोमोटर्स या अर्ली इन्वेस्टर्स हैं, बस वो लोग अपने शेयर्स बेच रहे हैं। अब देखो, जो अपना सामान बेचेगा, पैसा उसी को मिलेगा ना? हाँ, लॉजिकली वही बनता है। इसलिए ऑप्शन ए गलत है। कंपनी को नए प्रोजेक्ट्स के लिए OFS से कोई पैसा नहीं मिलता। बी और डी तो वैसे ही इरेलेवेंट है। क्लियर है ना? हाँ, एकदम क्लियर। क्वेश्चन 10, what is the core function of a clearing corporation? Option A, to provide investment advice. Option B, to print share certificates. Option C, to act as a legal counterparty and guarantee settlement. या Option D, to give loans to investors. इसका मतलब है कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का मेन काम क्या है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सही है, टू एक्ट एज अ लीगल काउंटरपार्टी एंड गारंटी सेटलमेंट। लीगल काउंटरपार्टी का क्या मतलब हुआ यहाँ? मतलब ये गारंटी देना कि जिसने खरीदा है उसे शेयर्स मिलेंगे ही मिलेंगे और जिसने बेचा है उसे पैसे मिलेंगे। मार्केट में डिफॉल्ट का रिस्क ये अपने ऊपर ले लेते हैं। ओह वाओ। ऑप्शन ए गलत है क्योंकि इन्वेस्टमेंट एडवाइस देना ब्रोकर या एडवाइजर का काम है। ऑप्शन बी भी गलत क्योंकि शेयर्स अब फिजिकल प्रिंट नहीं होते, डीमैट होते हैं। और लोन्स देना बैंक का काम है। क्लियर है ना? अच्छा, समझ आ गया। गारंटी सेटलमेंट इनका मेन काम है। वैसे 10 क्वेश्चंस हो गए, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, और ये भी बता दूं कि अगर तुम सोचते हो कि सिर्फ ये 20 क्वेश्चंस काफी हैं, तो गलत है। प्रैक्टिस और भी चाहिए। NISMseries.com पे hundreds of questions हैं, हर चैप्टर के प्रॉपर मॉक टेस्ट के साथ। अनलिमिटेड प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। चलो, रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस करते हैं। चलो, क्वेश्चन 11, novation in the context of clearing means the clearing corporation acts as option A, a new regulator. Option B, buyer to every seller and seller to every buyer. Option C, a price discovery mechanism. या option D, an insurance agent. इसका मतलब है कि नोवेशन का असली मतलब क्लियरिंग सिस्टम में क्या होता है? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, बायर टू एवरी सेलर एंड सेलर टू एवरी बायर। वेट, ये वही लीगल काउंटरपार्टी वाला ही कॉन्सेप्ट है ना जो अभी डिस्कस किया? एग्जैक्टली। नोवेशन एक फॉर्मल प्रोसेस है।
इसमें क्या होता है कि ओरिजिनल बायर और सेलर का कनेक्शन टूट जाता है। कॉर्पोरेशन बीच में आकर सेलर को बोलता है कि मैं तेरा बायर हूं, और बायर को बोलता है मैं तेरा सेलर हूं। तो एक दूसरे का रिस्क खत्म हो गया। सही पकड़ा। सिस्टम सेफ हो जाता है। इसलिए रेगुलेटर, प्राइस डिस्कवरी या इंश्योरेंस एजेंट वाले ऑप्शंस कंप्लीटली गलत हैं। क्लियर है ना? बिल्कुल। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12। Which margin covers the notional loss an outstanding trade has suffered due to price movements? Option A, initial margin. Option B, exposure margin. Option C, mark to market या MTM margin. या ऑप्शन डी, gross margin. इसका मतलब है कि जो लॉस अभी सिर्फ पेपर पे दिख रहा है उसे कवर करने के लिए कौन सा मार्जिन कलेक्ट होता है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सही है, मार्क टू मार्केट या MTM मार्जिन। MTM ये टर्म मार्केट में बहुत कॉमन है ना। हाँ, बहुत। देखो, नोशनल लॉस का मतलब है काल्पनिक नुकसान, यानी प्राइस गिरेंगे तो लॉस होगा जब ट्रेड काटेंगे। पर रिस्क कंट्रोल करने के लिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हर दिन मार्केट क्लोज होने पर प्राइस मूवमेंट के हिसाब से MTM मार्जिन ले लेता है। तो ऑप्शन ए, इनिशियल मार्जिन क्या होता है? इनिशियल मार्जिन टू ट्रेड स्टार्ट करने से पहले ही देना पड़ता है। MTM तो डेली प्राइस फ्लक्चुएशंस के नोशनल लॉस को कवर करता है, इसलिए सी करेक्ट है। क्लियर है ना? इंटरेस्टिंग, समझ आ गया। MTM, margin for notional loss. Question 13. Which institution holds securities in electronic form? Option A, mutual fund. Option B, depository. Option C, stock exchange. या option D, clearing corporation. इसका मतलब है कि उमें जैसे बैंक हमारे पैसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखता है, वैसे ही शेयर कौन रखता है। तो सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही एनालॉजी। सही आंसर है ऑप्शन बी, डिपॉजिटरी। तो स्टॉक एक्सचेंज क्यों नहीं? हम लोग तो यही सोचते हैं। हाँ, स्टूडेंट्स यहाँ बहुत कंफ्यूज होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज जैसे NSE या BSE सिर्फ ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म देते हैं, वो सिर्फ मैच मेकिंग करते हैं। पर ट्रेडिंग के बाद शेयर्स को सेफली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने पास रखने का काम स्ट्रिक्टली डिपॉजिटरी का ही होता है। अच्छा, सेफ कीपिंग इनका काम है। बिल्कुल। और म्यूचुअल फंड या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के तो अलग ही रोल्स हैं। क्लियर है ना? हाँ, एकदम क्लियर। क्वेश्चन 14. Which of the following are the two depositories registered with SEBI in India? Option A, NSE and BSE. Option B, NSDL and CDSL. Option C, RBI and SBI. या ऑप्शन डी, NISM and AMFI. इसका मतलब है कि इंडिया की दो एक्चुअल डिपॉजिटरीज कौन सी हैं? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सही है, NSDL और CDSL। इनके नाम में डिपॉजिटरी आता है शायद। हाँ, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक याद रखो। NSE और BSE स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, RBI और SBI बैंकिंग सेक्टर हैं। सिर्फ NSDL और CDSL ही हमारी डिपॉजिटरीज हैं। राइट। और ऑप्शन डी, NISM और AMFI तो एजुकेशनल और इंडस्ट्री बॉडीज हो गए। तो आंसर क्लियर है ना? बिल्कुल, NSDL और CDSL. Moving on, question 15. Who acts as an agent of the depository to interface with investors? Option A, merchant banker. Option B, clearing member. Option C, depository participant, यानी DP. या option D, registrar. इसका मतलब है कि हम इन्वेस्टर्स और डिपॉजिटरी के बीच का एजेंट कौन होता है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी DP। तो मतलब हम डायरेक्ट NSDL या CDSL का दरवाजा नहीं खटखटा सकते? बिल्कुल नहीं। जैसे हम RBI में डायरेक्ट सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकते, हमें बैंक्स के पास जाना पड़ता है, वैसे ही हमें अगर अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो अपने स्टॉक ब्रोकर जो एज अ DP रजिस्टर होता है उसी के थ्रू जाना पड़ता है। ओह, तो हमारे ब्रोकर्स ही एक्चुअली DPs होते हैं। सही कहा। मर्चेंट बैंकर तो IPO निकालने में हेल्प करता है और रजिस्ट्रार रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, तो एजेंट हमेशा DP होता है। क्लियर है ना? समझ आ गया। DP is the bridge. Question 16. Who acts as the single point of contact for issuers during a new issue of securities? Option A, stockbroker. Option B, merchant banker. Option C, SEBI. या Option D, credit rating agency. इसका मतलब है कि जब कंपनी नया IPO लाती है तो उनका सबसे मेन आदमी या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन होता है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सही है, मर्चेंट बैंकर। स्टॉक ब्रोकर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि स्टॉक ब्रोकर सिर्फ सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग करवाता है। जब कंपनी अपना नया इश्यू लाती है यानी प्राइमरी मार्केट, तो सारा पेपर वर्क, प्राइसिंग, सेबी के रूल्स फॉलो करना, ये सारा मैनेजमेंट एक मर्चेंट बैंकर संभालता है। वाओ, काफी इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत इंपॉर्टेंट। ऑप्शन सी, सेबी तो रेगुलेटर है, वो अप्रूवल देगा पर काम थोड़ी करेगा कंपनी के लिए, इसलिए मर्चेंट बैंकर ही सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। क्लियर है ना? हाँ, बिल्कुल क्लियर। क्वेश्चन 17. What defines the retail individual investor in an IPO? Option A, an individual investing up to 1 lakh. Option B, an individual investing up to 2 lakh.
ऑप्शन सी एन इंडिविजुअल इन्वेस्टिंग अप टू 5 लाख या ऑप्शन डी एनीवन इन्वेस्टिंग लेस देन 10 लाख। इसका मतलब है कि रिटेल इन्वेस्टर बनने के लिए इन्वेस्टमेंट की मैक्सिमम लिमिट क्या है? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, एन इंडिविजुअल इन्वेस्टिंग अप टू 2 लाख। वेट, सिर्फ 2 लाख की लिमिट है? हाँ, और एग्जाम टिप दे रहा हूँ, ये 2 लाख का आंकड़ा एकदम पक्का याद कर लो, बहुत टेस्ट में आता ही है। अगर आप आईपीओ में 2 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा की एप्लीकेशन लगाते हो तो आप रिटेल से निकलकर सीधा एचएनआई यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कैटेगरी में चले जाते हो। अच्छा, वहाँ अलॉटमेंट रूल्स अलग होते हैं? बिल्कुल अलग होते हैं। तो 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख वाले ऑप्शंस कंप्लीटली गलत हैं। लिमिट परफेक्टली 2 लाख है। क्लियर है ना? समझ आ गया। 2 लाख स्ट्रिक्टली। Question 18. What is a mutual fund? Option A, a direct loan to the government. Option B, a professionally managed collective investment scheme. Option C, a type of life insurance policy. या Option D, a guaranteed pension plan. इसका मतलब है कि म्यूचुअल फंड आखिर क्या होता है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सही है, अ प्रोफेशनली मैनेज्ड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मतलब? बहुत सारे लोग मिलकर पैसा इकट्ठा करते हैं। एग्जैक्टली। बहुत से इन्वेस्टर्स अपना थोड़ा थोड़ा पैसा एक कॉमन पूल में डालते हैं, फिर एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर उस बड़े अमाउंट को मार्केट में इन्वेस्ट करता है। राइट। देखो, ये कोई सरकारी लोन नहीं है तो ए गलत, ये इंश्योरेंस पॉलिसी भी नहीं है तो सी गलत, और इसमें रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते तो डी यानी पेंशन प्लान भी गलत। क्लियर है ना? हाँ, क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19। हु रेगुलेट्स द नेशनल पेंशन सिस्टम या एनपीएस? ऑप्शन ए सेबी, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी पीएफआरडीए या ऑप्शन डी आईआरडीएआई। इसका मतलब है कि एनपीएस को कौन रेगुलेट करता है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सही है, पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। मुझे सच में लगा था कि मार्केट का पैसा है तो सेबी होगा। और यही गलती सब करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ हमेशा कंफ्यूज होते हैं, मार्केट का नाम सुन के सेबी टिक कर देते हैं या पैसा देकर आरबीआई, पर पेंशन का ढांचा बिल्कुल अलग है। ओह, ओके। और आईआरडीआई तो इंश्योरेंस रेगुलेट करता है। पेंशन के मामले में पीएफआरडीए ही सबसे आगे है। इसके नाम में ही पेंशन जुड़ा है, तो एग्जाम में हिंट मिल जाएगा। क्लियर है ना? अच्छा, पीएफआरडीए बिल्कुल याद रहेगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 20। इन द सेकेंडरी मार्केट, ट्रांजैक्शंस आर डीलिंग्स बिटवीन ऑप्शन ए कंपनी एंड इन्वेस्टर, ऑप्शन बी इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टर, ऑप्शन सी कंपनी एंड सेबी या ऑप्शन डी बैंक्स एंड गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि सेकेंडरी मार्केट में आखिर किसके बीच ट्रेड होता है? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टर। ये तो प्राइमरी मार्केट से बिल्कुल ऑपोजिट लग रहा है। सही पकड़ा। याद करो हमने क्वेश्चन 3 और 4 में क्या डिस्कस किया था। प्राइमरी मार्केट में ट्रांजैक्शन कंपनी और इन्वेस्टर के बीच होता है, लेकिन जब शेयर्स लिस्ट हो जाते हैं यानी सेकेंडरी मार्केट में आ जाते हैं तो कंपनी पिक्चर से पूरी तरह बाहर हो जाती है। राइट, बस आपस में ट्रेडिंग चलती है। हाँ, एक इन्वेस्टर अपने पुराने शेयर किसी दूसरे इन्वेस्टर को बेचता है। इससे कंपनी को कोई नया फंड नहीं मिलता। इसलिए ऑप्शन ए, सी और डी गलत हैं। क्लियर है ना? हाँ, बिल्कुल क्लियर। पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया। तो ये थे हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से। काफी डिटेल डिस्कशन हुई, स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलेगी। हाँ, लेकिन अब एक्शन लेना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि सब क्लियर हो गया होगा। और अगर तुम्हें और प्रैक्टिस करनी है, जो डेफिनेटली करनी चाहिए, तो nismseries.com पे जाओ। इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है NISM प्रेपरेशन के लिए। सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल। और अगर इस चैप्टर से कोई स्पेसिफिक डाउट है या कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। विल ट्राई टू हेल्प। जाने से पहले एक बात सोचिएगा, अगर सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग पूरी तरह से बंद हो जाए तो क्या कोई निवेशक प्राइमरी मार्केट में पैसा लगाना चाहेगा? लिक्विडिटी का क्या महत्व है, इस पर जरूर विचार करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर NISM एग्जाम। प्रैक्टिस करते रहो।